हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं अविनाश कुमार गौतम आप सब क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट लेकर के आया हूं। आपको इस वीडियो सीरीज़ में पूरे आपको केमिस्ट्री की 11th के केमिस्ट्री की आपको टोटल वीडियोस मिलेगी। ठीक है, मैं आपको पार्टिकुलर टॉपिक करके डील करूंगा एंड जिसका पर्पस रहेगा आपको जेईई मेंस, एडवांस, नीट एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो आपको स्टेट लेवल के हुआ करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको क्लास 11th के एकेडमिक का भी आपका ख्याल रख करके मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग एक एक वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। ठीक है, एंड आप लोग अच्छी तरह से इससे नोट भी कीजिएगा। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम की भी सीट आपको मिलेगी जिसका प्रैक्टिस कराया जाएगा आपको इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए ये रहा आपका क्लास 11th का सिलेबस जो कि आपको पूरे क्लास 11th के स्टैंडर्ड में आपको पढ़ने हैं। इतने सारे टॉपिक्स। केमिस्ट्री आपको क्या होता है, आपका केमिस्ट्री ये इसका 3 पार्ट होता है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री फर्स्ट आपका होता है, सेकंड आपका इनऑर्गेनिक एंड थर्ड आपका होता है ऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री में देखिए आपको क्लास 11th स्टैंडर्ड में क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट आपका टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, और मोल कॉन्सेप्ट को आपको 3 पार्ट्स में पढ़ना होता है। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, जिसमें आप मोल का इंट्रोडक्शन जानेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका स्टैक्योमेट्री होता है। नेक्स्ट आपका होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपका लंबा टॉपिक होता है एंड ये जो आपका होता है ये पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का बैकबोन होता है। ठीक है, एंड इसे आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका बेहतर होगा फिजिकल केमिस्ट्री एंड उतनी अच्छी तरह से आप केमिकल कैलकुलेशंस को समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक मैं आज स्टार्ट करूँगा। ठीक है, उसके अलावा देखिए आपका कौन कौन सा टॉपिक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका टॉपिक पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बैकबोन की तरह वर्क करता है। आपका इसका बहुत ज़्यादा यूज आपका इसमें भी होता है। आपका बोल सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसके ऑर्बिटल्स का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका रेडियो एक्टिविटी होता है। रेडियो एक्टिविटी टॉपिक आपको क्लास 12th के फिजिक्स में भी पढ़ने, न्यूक्लियाई करके टॉपिक होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड आपका इससे रिलेटेड बहुत सारे रिएक्शंस के बारे में आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट, इस तीनों स्टेट के बारे में एकदम अच्छी से डीपली से आपको डेप्थ स्टडी करना होगा। ठीक है, लिक्विड स्टेट आपको बहुत ही कम आपको पढ़ना है यहाँ पे, क्योंकि इसका पूरा का पूरा अच्छी तरह से स्टडी आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको फिजिक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लास 11th में ही आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में लिक्विड टॉपिक मिल जाएगा, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं उसको। ठीक है, सॉलिड स्टेट पहले आपको 2019 तक आपको हुआ करता था क्लास 12th में। ठीक है, बट सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग इसे 11th में डाल दिया गया है। ठीक है, बात समझ आ रही है। बट आपका बहुत सारे अभी भी स्टेट लेवल के जो आपको स्टेट बोर्ड होते हैं, स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशंस जो होते हैं उसमें आपको अभी भी ये 12th में ही पढ़ने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में आपको फिर से 2 पार्ट पढ़ना होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। ये भी दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका। इसको अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, केमिस्ट्री को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इतने सारे फिजिकल केमिस्ट्री के आपको टॉपिक्स क्लास 11th में ही पढ़ने हैं एंड आपको ये सारे टॉपिक आपको इस वीडियो सीरीज में मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखते रहिएगा। ठीक है, एंड पेन एंड पेपर लेकर के आप नोट करते चलिएगा। एंड आपको प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्वेश्चंस का PDF फाइल मिलेगा। ठीक है, तो आप उसे डाउनलोड करके एंड उस पर प्रैक्टिस करिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे सॉल्यूशन दे दूंगा, उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका फर्स्ट टॉपिक होता है पीरियोडिक टेबल, जिसके बारे में क्लास 10th में आप पढ़े हैं। बट वहाँ पे आपका पीरियोडिक टेबल के बारे में जस्ट आपका हिस्टोरिकल व्यू ही था आपका, मीन्स थोड़ा बहुत आपका था पढ़ना वहाँ पे। ठीक है, बट यहाँ पे आपको पूरी तरह डेप्थ में पढ़ना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है केमिकल बॉन्डिंग। विदाउट केमिकल बॉन्डिंग आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग आपका पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एकदम बैकबोन होता है। ठीक है, आप इसके बिना आप बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते हैं। आपको केमिकल बॉन्डिंग अच्छी तरह से पढ़ा जाए तो ओवरऑल 90% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको इसी टॉपिक में आ जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस को छोड़ दिया जाए तो सारा का सारा टॉपिक आपको केमिकल बॉन्डिंग में ही आ जाते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा ताकि आपको पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कभी भी दिक्कत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक होता है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन टॉपिक होता है। हाइड्रोजन आपका एक अकेला एलिमेंट के बारे में पढ़ना होता है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक होता है, बट आपका ये बहुत ही दमदार टॉपिक होता है। ठीक है, इससे हर बार आपका क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, और बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको जेईई मेंस
एंड आपका नीट में पूछा जाता है, ठीक है। एस ब्लॉक में देखिए, एस ब्लॉक में आपका 1A एलिमेंट जिसको आप अल्काली मेटल्स कहते हैं एंड आपका 2A एलिमेंट जिसको आप कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, इस दोनों के बारे में स्टडी करना है। पी ब्लॉक में आपको 13 ग्रुप, 14 ग्रुप एंड 15 ग्रुप। 15 ग्रुप अब सीबीएसई, ये आपको सिलेबस जो लिखा हुआ है आपको सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो 15 ग्रुप आपको 2019 से पहले आपको पढ़ना होता था क्लास 12th में, ठीक है, बट इसे आपको क्लास 11th में कर दिया गया है, वहाँ से हटा करके सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग। बट आपको स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको मे बी अभी भी ये बहुत सारे स्टेट बोर्ड में आपको ये क्लास 12th में ही आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। कोई डाउट है? चलिए, ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक्स है जो आपको क्लास 11th के स्टैंडर्ड में पढ़ना है। नेक्स्ट आपका देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको देखिए फर्स्ट आपका टॉपिक होता है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसके बारे में क्लास 10th में थोड़ा बहुत आप पढ़े होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म का पढ़ना होगा। नेक्स्ट आपका GOC1 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC का फुल फॉर्म का होगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आपका 2 पार्ट पढ़ना होगा, एक 1 पार्ट पढ़ना होगा, एक सेकेंड पार्ट। आपका सेकेंड पार्ट में आपको ओनली रिएक्शन के बारे में पढ़ना होगा कि कैसे आपका ऑर्गेनिक रिएक्शंस होता है, ठीक है। एंड आपका GOC1 में रिएक्शन से पहले जो आपका होता है, जो कुछ भी होता है, जैसे आपका रिएक्शन रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होता है, बहुत सारी चीज़ होता है, ठीक है। तो आपको उसके बारे में पढ़ना होगा, बहुत सारे इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ये सब बहुत सारा चीज़ पढ़ना होगा, ठीक है। तो आपका इसको पढ़े बिना, GOC1 पढ़े बिना आप GOC2 को नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले आपको ये पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक मिला करके आप बहुत ही लंबा क्लास होता है। एंड ये दोनों टॉपिक अकेला, ये दोनों टॉपिक अकेला जो आपका होता है, ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन होता है। आप इस दोनों टॉपिक को पढ़े बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आप कुछ भी नहीं सोच सकते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं सोच सकते हैं। आप ये दोनों टॉपिक बहुत ही अच्छे से पढ़ लेंगे, एकदम पूरा फुल डेप्थ में पढ़ लेंगे, तो आप जेईई मेंस हो या फिर नीट हो, इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप, मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग आपको 90% क्वेश्चन तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप सॉल्व कर देंगे, क्योंकि आपको 90% क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको इसी दोनों टॉपिक से पूछे जाते हैं, ठीक है, इसी दोनों टॉपिक से आपको पूछे जाते हैं, कोई डाउट है। नेक्स्ट आपका हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन 3 पार्ट आपको पढ़ना है। अल्केन्स एंड साइक्लोअल्केन होता है, ठीक है, फिर आपका अल्कीन होगा और आपका फिर अल्काइन, ये आपका 3 पार्ट में पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्लास 11th का सिलेबस, आप इसे नोट कर लीजिएगा। एंड एक एक टॉपिक आपको इस चैनल पे, हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स आप ले सकते हैं, ठीक है। लेवल में आपको कोई ये नहीं मिलेगा, आपको पूरा का पूरा कंप्लीट लेवल मिलेगा, ठीक है, जो आपको प्रॉपर लेवल होना चाहिए जेईई मेंस का, एडवांस का एंड नीट का। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे, एकेडमिक वाले स्टूडेंट सोच रहे हैं कि मुझे तो जेईई मेंस, नीट, एडवांस ये सब करना है, नहीं तो मैं क्यों पढूं, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे आपको, इस चैनल पे आपको एकदम बेसिक से लेकर के चला जाएगा, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट आप इसे अच्छी तरह से कैरी कर सकते हैं, कमजोर स्टूडेंट भी, वीक स्टूडेंट भी कैरी कर सकते हैं, एवरेज स्टूडेंट भी कैरी कर सकते हैं, एंड अच्छे स्टूडेंट के लिए भी आपको क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एकेडमिक एंड आपका कॉम्पिटिटिव दोनों की बात की जाएगी। तो यहाँ पे आपको एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल तक ले जाएंगे, ठीक है। बट आपको इसके लिए क्या होगा कि कंटिन्यूसली रिविजन आपको करते रहना होगा, ठीक है, तभी आपको ये पॉसिबल हो पाएगा, तभी आप अच्छी तरह से समझ पाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक आज का, आप इसे नोट कर लीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करिएगा, इस चैनल को, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसे देखकर बेनिफिट्स ले सकें, ठीक है। और किसी भी तरह का डाउट्स होगा क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है, या किसी भी तरह का डाउट्स होगा तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करके एंड पूछ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए मूल कॉन्सेप्ट का मैं फर्स्ट पार्ट आज स्टार्ट कर रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसे देखिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको एटम के बारे में पढ़ना होगा कि एटम क्या होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग।
देखिए एटम, एटम क्या होता है? तो एटम क्या होता है आपका? किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है। एटम क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का आपका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसमें एलिमेंट का ऑल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करता है, ठीक है। चलिए, इट इज द smallest particles of elements in which all the properties of elements are exist, ठीक है। आपका एटम्स क्या होता है? आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का जिसमें आपका एलिमेंट का सारा प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बायोलॉजी के अकॉर्डिंग आप देखें तो बायो के अकॉर्डिंग क्या होता है आपका कि किसी भी एनिमल्स का जो सेल होता है, तो सेल्स क्या होता है आपका? वो आपका उस एनिमल्स का उसके बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिससे मिल करके आपका क्या होता है? बॉडी का फॉर्मेशन होता है। एंड उस सेल्स में उस एनिमल का सारा प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जस्ट आपका इसी तरह यहाँ पे आपका हो गया एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया जिसमें क्या होता है आपका एलिमेंट का ऑल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए, जिस तरह का सेल्स का साइज आपका बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है उसी तरह का एटम का साइज भी आपका क्या होता है? बहुत छोटा होता है। एंड एटम का साइज की बात करेंगे, इसके डायमीटर की रेंज की बात करेंगे तो इसका डायमीटर आपका 10⁻⁻8 मीटर के रेंज में होता है, मीन्स आपका ऑर्डर में होता है, ठीक है। तो देख लीजिए आपका साइज ऑफ द एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁸ मीटर। हम यहाँ पे साइज ऑफ द एटम मीन्स हम बात कर रहे हैं रेडियस, ठीक है। रेडियस की बात करें या फिर डायमीटर ही बोल सकते हैं, ठीक है। रेडियस की बात कर रहे हैं तो आपका इस ऑर्डर का होता है, इस ऑर्डर का होता है। ये ऑर्डर समझ रहे हैं ना? मतलब कहने का सेंस आपका क्या हुआ कि किसी एटम, किसी पार्टिकुलर एटम का हो सकता है आपका 2.3435 इंटू 10⁻⁸ मीटर। किसी पार्टिकुलर एटम का आपका क्या हो सकता है? डायमीटर हो सकता है आपका। ये बात समझ में आ रही है ना? तो ये देखिए कितना छोटा आपका साइज हो गया, एकदम बात समझ में आ रही है? बहुत ही ज़्यादा आपका क्या हो गया? छोटा साइज हो गया। तो आपका इसका साइज छोटा है तो ऑब्वियसली इसके पास आपका क्या होगा? मास भी बहुत ज़्यादा छोटा होगा, ठीक है। इसका आपका साइज छोटा है तो इसका आपका क्या होगा? मास भी बहुत ज़्यादा छोटा होगा। बात में आ रही ना? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आप डील करते हैं इसको कि क्या होता है एटॉमिक मास। मीन्स आपका एटम का जो मास होता है उसे हम लोग बोला करते हैं एटॉमिक मास, उसे डिफाइन करते हैं। एंड उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उसे भी डील करेंगे, ठीक है। चलिए, एटॉमिक मास। अभी आप देखे थे कि एटम का साइज क्या था? बहुत ही ज़्यादा छोटा था। तो ऑब्वियसली इसके पास आपका क्या होगा? मास भी बहुत ज़्यादा छोटा होगा। तो मास छोटा होगा तो आपको दिखाए थे कि किस तरह का आपका मास होता है। जैसे देख लीजिए आपका 2.565 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब बताइए इस तरह का आपको ओवरऑल एलिमेंट्स आपको पता ही होगा कि 180 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का आपका क्या होता है? मास होता है। अब सोचिए कि 118 एलिमेंट्स का इस तरह का डिफरेंट मास होगा तो इसे याद करना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। याद करना आपका बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए एटम के मास को किसी दूसरे एटम के रेफरेंस में आपको बताया गया, ठीक है। किसी दूसरे एटम के रेफरेंस में बताया गया जिससे कि याद करना इससे आपका क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए उसी की हम बात करेंगे। अब हम ये जो एटॉमिक मास है इसे आपको दूसरे एटम के बोल सकते हैं रिस्पेक्ट में बताया गया कि आपका क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसको डिफाइन करते हैं। क्यों बताया गया ऐसा? इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए, क्योंकि आपका इस तरह का आपका जो एटॉमिक मास था उसको रिमेंबर करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। चलिए, तो एटॉमिक मास क्या होगा? इट इज ए नंबर विच indicates that an atom of the element is how much heavier in comparison to the
मास ऑफ 1/12 ऑफ C12 एटम। ठीक है, ये क्या होता है आपका, ये आपका एक नंबर होता है जो इंडिकेट करता है कि आपका एक एटम का, किसी एलिमेंट के एक एटम का मास जो होगा वो आपको 1/12 ऑफ C12 एटम के मास के कंपैरिजन में कितना टाइम्स हैवियर होगा। मींस एटॉमिक मास इक्वल टू आप लिख सकते हैं मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। मीन्स आपका किसी भी एटम का एटॉमिक मास होगा वो मास ऑफ वन एटम, उसी एटम का आपका मास जो कि हम लिखे थे अभी कुछ देर पहले, समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 10⁻24 ग्राम। ठीक है, एंड आपका बाय होगा आपका 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए ये भी ग्राम में होगा, ये भी ग्राम में होगा, तो ग्राम ग्राम कैंसिल, तो आपका एटॉमिक मास क्या मिलेगा, प्योरली एक नंबर में मिला। तो वो नंबर क्या बताएगा कि इस एटम का मास इसके कंपैरिजन में कितना टाइम्स हैवियर है। अब सोचिए कि कार्बन 12 को ही क्यों रेफरेंस बनाया गया, यहाँ पे 1/12 से क्यों डिवाइड किया गया है, ये आप सोच सकते हैं। सॉरी, 1/12 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, ये आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको रेफरेंस बनाया गया था हाइड्रोजन एटम को। ठीक है, फिर वहाँ पे आपका कुछ देखा गया कि बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, मीन्स आपका जितना भी एटॉमिक मास निकाल रहा है सबका सब आपका बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन में आ रहा है। ठीक है, फिर उसको डिस्कार्ड कर दिया गया, क्योंकि फ्रैक्शन में भी आपको जो भी नंबर्स रहेगा उसे याद रखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होगा। फिर नेक्स्ट आपको बनाया गया ऑक्सीजन को। ठीक है, तो ऑक्सीजन को बनाया गया, फिर वहाँ पे आपका इसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, तो फिर से उसे आपको डिस्कार्ड कर दिया। फिर आपको कार्बन को बनाया गया, तो कार्बन में बहुत हद तक आपको होल नंबर के रूप में मिल रहा था, जिसे याद रखना इजी था। एंड कुछ कुछ यहाँ भी आपको मिल रहा था आपका वो फ्रैक्शन में, तो जिसका कुछ प्रॉपर मीनिंग होगा जिसे मैं अभी कुछ देर बाद बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख रहे हैं आपका कि मास ऑफ वन एटम बाय 1/12 ऑफ C12 एटम। ठीक है, अब सोचिए 1/12 से मल्टीप्लाई क्यों किया गया, तो देखिए C12 है ना, कार्बन का आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, आइसोटोप्स पढ़े होंगे क्लास 9th में। ठीक है, तो क्लास 9th में आइसोटोप्स पढ़े होंगे। तो आइसोटोप्स क्या होता है आपका, किसी भी एलिमेंट का क्या होता है आपका, किसी भी एलिमेंट, या फिर बोल सकते हैं ऐसा एटम्स जिसके पास आपका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आपका कार्बन का भी उसी तरह आपका C12 होता है, C13 होता है, C14 होता है। ठीक है, तो आप उसमें से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने C12 का इस्तेमाल किया है, मीन्स आपका ऐसा आइसोटोप का इस्तेमाल किया है जिसका मास नंबर 12 होगा। ठीक है, तो 12 होगा, तो यहाँ पे आपका 12 इसका मास नंबर होगा। इससे यूनिटी बनाने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, हमको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। इफ हम लोग ले रहे होते, इफ हम लोग ऑक्सीजन ले रहे होते, यहाँ पे दिखाते हैं मैं, यहाँ पे ऑक्सीजन ले रहे होते, तो देखिए तो इसका मास नंबर कितना 16 है। तो ऑक्सीजन ले रहे होते यहाँ पे रेफरेंस के रूप में, तो यहाँ पे क्या करते हम लोग 1/16 से डिवाइड देते। ठीक है, C13 ले रहे होते तो किससे डिवाइड देते जी हम लोग, 13 से डिवाइड देते। एकदम बात समझ में आ रही है। C14 ले रहे होते तो किससे डिवाइड करते, 14 से। क्यों डिवाइड करते हम लोग, इससे यूनिटी बनाने के लिए। ठीक है, यूनिटी बनाने के लिए, 1 यूनिट बनाने के लिए। बात समझ में आ रही है। चलिए यहाँ पे जो आपका देखिए 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम, इसका वैल्यू जो होता है आपका 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम ये होता है। एंड इसे ही हम लोग माना करते हैं 1 AMU। AMU का फुल फॉर्म जानते हैं आप होंगे, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, या इसी को बोला करते हैं हम लोग 1 यूनिट। कोई डाउट है, इसी को क्या बोला करेंगे हम लोग जी, 1 यूनिट। कोई डाउट है, तो आपको एटॉमिक मास आप ऐसे करके निकाल सकते हैं, मीन्स मास ऑफ 1 एटम बाय 1 AMU। और 1 AMU का मीनिंग आप समझ रहे हैं 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। आ रही बात में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे देखिए कुछ एलिमेंट्स लिखते हैं, ये आपका क्या है, हाइड्रोजन है, ये हीलियम है। ठीक है, हाइड्रोजन का आपका एटॉमिक मास 1.008 AMU होता है। ये आपका क्या है, ये आपका बता रहा है मास ऑफ 1 एटम। AMU में ये आपका क्या है, आप इसका निकालना चाहेंगे एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, तो 1A मतलब AMU के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे 1.66 इंटू 10⁻24। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। इफ आपका मन करे निकालने का
एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। तो क्या करेंगे आप 1.008 है ना, और AMU का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है आपका 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। मल्टीप्लाई करेंगे जो भी होगा वो आंसर दे देगा। देखिए हीलियम का क्या होता है 4 AMU होता है, तो ये आपको क्या कैसे निकालेंगे हम लोग 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। यहाँ से जो भी आपका होगा वो एब्सोल्यूट वैल्यू दे देगा। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। उसी तरह देखिए आपका ऑक्सीजन का देख लीजिए, ऑक्सीजन का कितना होता है आपका 16 AMU। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं आप एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास कहने का ऐसे आपका क्या होगा ग्राम में, ठीक है। तो ये सब जो निकल रहा है आपका कितने एटम का मास है आपका 1 एटम का मास है, कोई डाउट है। इस सब के बावजूद भी आप बहुत सारे एलिमेंट्स का देखिए, जैसे हाइड्रोजन का आपका 1.008 क्यों हुआ, ठीक है। उसी तरह देखिए क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का आपका होता है 35.5 AMU में। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है। अभी तो हम बोले थे कि हाइड्रोजन को सबसे पहले रेफरेंस बनाया गया तो वहाँ पे फ्रैक्शन में आता था, उसको उसे डिस्कार्ड कर दिया गया। ऑक्सीजन को बनाया गया तो वहाँ भी आपका इस तरह का प्रॉब्लम था। अब कार्बन को बनाया गया तो यहाँ भी आपका इस तरह का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे इस सब तरह का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो बस इसी चीज़ का कॉज हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ये सब जो आपका होगा ये आपका एटॉमिक मास नहीं है, ये आपका क्या है एवरेज एटॉमिक मास है। ये आपका क्या है एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज एटॉमिक मास क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि आपका क्लोरीन का आइसोटोप्स पाया जाता है, तो क्लोरीन का आइसोटोप्स पाया जाएगा तो आपको यहाँ पे क्या होगा एटॉमिक मास नहीं लेना पड़ेगा, आपको क्या लेना पड़ेगा एवरेज एटॉमिक मास लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बताते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, चलिए इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। एवरेज एटॉमिक मास देखिए, इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ 2 or more isotopes. If an element exists in the form of 2 or more isotopes, then we use average atomic mass instead of एटॉमिक मास। 80 डॉट जो दे दिए हैं इसका मतलब समझिएगा एटॉमिक मास बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आपका जब भी कोई एलिमेंट आपका आइसोटोप्स के रूप में एग्जिस्ट करेगा तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वहां पे हम लोग क्या करेंगे एवरेज एटॉमिक मास का यूज करेंगे, ठीक है। किसके बदले एटॉमिक मास के बदले। अब यहाँ पे देखिए तो एग्जांपल में दिखाते हैं आपको, वैसे एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू सिग्मा AI ठीक है, इस तरह का। अब सोच रहे हैं क्या है भाई, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं M1A1 प्लस M2 A2 प्लस M3 A3 प्लस डॉट डॉट ऐसे करके, ठीक है। फिर आपका क्या होगा सिग्मा M भी तो है ना MI, आपका क्या होगा M1 प्लस M2 प्लस M3 डॉट डॉट। ये आपका क्या होगा M1 M2 ये सब क्या हो गया आपका। तो यहाँ पे जो हो गया आपका देखिए इतना लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या हो गया M1 M2 M3 डॉट डॉट, ये सब आपका क्या हुआ रेशियो ऑफ occurrence of isotopes of element
हैविंग आइसोटोपिक मास A1 A2 A3 डॉट डॉट। ठीक है, आपका किसी एलिमेंट का मान लीजिए दो या फिर दो से ज़्यादा आपका आइसोटोप्स एग्जिस्ट कर रहा है तो आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ उसका रेशियो ऑफ अकरेंस रहेगा दिया हुआ, मुझे नहीं पता है, बहुत सारे एलिमेंट ऐसा होता है जिसका आपका दो तीन तक भी एग्जिस्ट करता है, किसी किसी का मे बी आपका चार भी एग्जिस्ट कर सकता है मे बी। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला का अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होगा M1 M2 M3 ये सब का क्या होगा, रेशियो ऑफ अकरेंस होगा। ठीक है, एंड आपका क्या होगा रेशियो ऑफ अकरेंस ऑफ आइसोटोप्स होगा हैविंग आइसोटोपिक मास, जिसका आइसोटोपिक मास आपका क्या होगा A1 A2 A3 डॉट डॉट ऐसा हो सकता है। अब देखिए इस पे बेस्ड आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए दिखाते हैं एक एग्जांपल। क्लोरीन exist in Cl35 and Cl37 in the nature in the ratio of 3:1. Then find average एटॉमिक मास। चलिए देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है क्लोरीन आपको 35 एंड 37 में एग्जिस्ट कर रहा है एंड उसका आपका रेशियो ऑफ अकरेंस जो है वो 3:1 में है। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू अभी जस्ट बताए थे। ठीक है, अभी जस्ट आपको बताए थे M1 A1 M2 A2 M3 A3 डॉट डॉट बाय M1 M2 M3 ऐसे। अब यहाँ पे देखिए तो आपका क्या है, यहाँ पे तो मात्र दो ही आइसोटोप्स पाया जा रहा है, दो ही आइसोटोप्स पाया जाता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, मात्र दो ही टर्म लेंगे, बाकी वो नहीं लेंगे। ठीक है, तो आपका क्या होगा, ले सकते हैं M1 A1 प्लस M2 A2 बाय M1 प्लस M2 एंड यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। देखिए A1 मान लीजिए आप A1 मानते हैं आप किसको, 35 को, क्योंकि आपका क्लोरीन का एक आइसोटोप है जिसका आपका मास कितना है 35 है। ठीक है, और आपका A2 ले लेते हैं कितना, दूसरे आइसोटोप को लेते हैं जिसका आपका 37 है। देखिए इसका रेशियो कितना आपका, पहले आपका क्या है Cl35 है ना, तो इसका आपका रेशियो कितना है 3 है, इसका आपका कितना रेशियो है 1 है। तो देखिए तो आपका M1 के प्लेस पे आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा एंड M2 के प्लेस पे कितना आपका होगा 1 होगा। आप इस फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट कर दीजिए 3 × 35 प्लस 1 × 37 बाई 3 + 1 एंड आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको आ जाएगा 35.5 एंड यही आपका क्या हो गया, एवरेज एटॉमिक मास हो गया। बात समझ आ रही है, तो आप इस फॉर्मूला का आप ऐसे करके अप्लाई करके एंड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपका तरीका हो सकता है कि परसेंटेज आपको गिवन रहेगा। ठीक है, परसेंटेज गिवन रहेगा, तो परसेंटेज गिवन में भी आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे दिखाते हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसी क्वेश्चन में आपको परसेंटेज रहेगा इन द नेचर ऑफ 75% एंड 25%। ठीक है, तो देखिए परसेंटेज गिवन रहेगा तो आप ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं, मान लीजिए x% होगा किसी भी एलिमेंट का दिया हुआ था x/100 × A1 प्लस y/100 × A2, आप ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास का, मान लीजिए आपका कोई आइसोटोप्स है जिसका आपका आइसोटोपिक मास है A1। ठीक है, दूसरा आपका A2 है, इसका परसेंटेज कितना दिया हुआ है, x% दिया होता है, x के प्लेस पे क्या करेंगे परसेंटेज डाल देंगे, y% दिया होता है, y के प्लेस पर परसेंटेज डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए आप x के प्लेस पे क्या डालें हम 75, तो 75/100। A1 आपका क्या होगा 35 प्लस आपका y कितना होगा 25/100 इंटू यहाँ पे A2 कितना आपका हो जाएगा 37 एंड आप इसे कैलकुलेट करें तो यहाँ से भी सेम फॉर्मूला आएगा, सेम वैल्यू आपका आएगा 35.5। ये आपका क्या हो गया, एवरेज एटॉमिक मास हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट किया करते हैं एवरेज एटॉमिक मास को। आ रही बात में, चलिए इस पे बेस्ड एक और आप क्वेश्चन देख लीजिए।
देखिए, इफ कार्बन एग्जिस्ट इन नेचर एज C12 and C13 and their average atomic mass is 12.011, then find the percentage of carbon occurs in नेचर। ठीक है, कार्बन 12 का आपका परसेंटेज अकरेंस आपको बोल रहा है नेचर में कि कितना पाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है, आपका कितना आइसोटोप है, 2 ही आइसोटोप है। तो आप इसके सॉल्यूशन में क्या कर सकते हैं, लेट कर लीजिए, लेट परसेंटेज अकरेंस ऑफ C12 इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा x, तो आपका क्या हो जाएगा परसेंटेज अकरेंस ऑफ C13 कितना होगा जी 100%। अरे 100 पार्ट में से आपका क्या है C12 x पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपका C13 कितना होगा 100 माइनस एक्स ऑब्वियसली। ठीक है, चलिए तो आपका क्या होगा 100 माइनस एक्स, ये हो गया आपका किसका परसेंटेज हो गया जी, आपका किसका परसेंटेज हो गया C13 का हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया C12 का x%, तो इसका कितना आपका हो जाएगा 100 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो एवरेज आइसोटोपिक मास जो आप एवरेज एटॉमिक मास जो आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका x/100 इंटू 12, क्योंकि आपका C12 का आपका परसेंटेज अकरेंस कितना x है, तो x/100 इंटू 12 प्लस 100 माइनस एक्स बाय 100 इंटू 13। ठीक है, यहाँ से आपका देखिए 12.011 है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा इतना हुआ। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से आप x का वैल्यू, तो देखिए तो 12x बाई 100 प्लस 100 माइनस एक्स इंटू 13/100। 100 ऐसे में लेकर के इधर आप ये मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए क्लास 10 से आए हुए स्टूडेंट को कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ये देखे हैं बहुत सारे स्टूडेंट को देखे क्लास 10 से आए हुए स्टूडेंट को, जो क्लास 10 से 11th में आए हुए रहते हैं स्टूडेंट, उन्हें कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम होता है। तो उन लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग कैलकुलेशन को अच्छी तरह से देख लें। ठीक है, कि कैसे कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, 2-3 बार वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है वो। ठीक है, चलिए यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 1300, एक्स को उठा के इधर ले आएंगे। ठीक है, 12x में से आपका क्या होगा 13x चला गया तो आपका माइनस एक्स बचेगा। अब यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा, x को उठा के इधर ले आते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू 1300 माइनस 1201.1। अब यहाँ से देखिए तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 98.9 आ जाएगा। ठीक है, इतना परसेंट हो गया, तो यही आपका क्या हुआ आंसर निकल गया। मीन्स आपका C12 का परसेंटेज अकरेंस आपको पता चल गया। आ रही बात समझ? ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा आप लोग वीडियो को एंड शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, ताकि आपके फ्रेंड्स भी वीडियो को देख करके बेनिफिट्स उठा सके। ठीक है, एंड लॉकडाउन के कारण आप लोग का क्लास तो कहीं चल नहीं रहा होगा, तो आप लोग इस वीडियो को देख करके एंड आप अपना सिलेबस को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप स्टडी कर सकते हैं क्लास 11th का। तो आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को बता देते हैं फिर से कि आपको टोटल प्रत्येक टॉपिक वाइज करके एकदम कंप्लीट डिस्कशन के साथ आपको विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहेगा लगातार। ठीक है, एवरीडे वीडियो आएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।